हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के इस वीडियो में लोग जो थर्मल इंजीनियरिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसके पहले आपने स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो के बारे में पढ़ा था। हमारा अगला टॉपिक है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो हम लोग इसमें करते क्या है, कोई एक सिस्टम लेते हैं। हमने एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिया। थर्मोडायनेमिक सिस्टम पे ये इनलेट है, जो सेक्शन 1 है ये क्या है, सेक्शन 1 इनलेट है। और जो सेक्शन 2 लिया गया है ये क्या है, ये आउटलेट है। ये क्या है, आउटलेट है। तो सेक्शन 1 पे हमने मान लिया कि प्रेशर हमारा इनलेट पे प्रेशर P1 है और जो भी फ्लूइड हमारा जा रहा है उसकी वेलोसिटी C1 है। उसकी वेलोसिटी क्या है, C1 है। स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, V1 है। और आपको एक चीज दिख रहा है, जेड आपको दिख रहा है। जेड क्या है, स्टैटिक हेड होता है, Z1 है। वो स्टैटिक हेड क्या है, Z1 है। या डेटम हेड आपका क्या है, Z1 है। ऐसे ही सेक्शन 2 पे जो है आपका आउटलेट पे प्रेशर P2 है, वेलोसिटी आपकी C2 है, स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 है। ये चीजें हैं। हमने यहाँ पे वेलोसिटी को C से इस नाते दर्शाया है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में पहले ही स्मॉल v से हम लोग जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम को दर्शाते हुए आ रहे हैं। तो इस चूंकि हम लोग इस स्पेसिफिक वॉल्यूम को पहले से स्मॉल v से दर्शा रहे हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी को किससे दर्शा रहे हैं, C से दर्शा रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें, हमने माना एक सिस्टम माना स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर एन ओपन सिस्टम। तो ये कैसा है, ओपन सिस्टम है क्योंकि इसमें सराउंडिंग से कोई चीज सिस्टम के अंदर प्रवेश कर रही है और फिर क्या कर रहा है, फिर वो चीज निकल भी रहा है आपका। तो स्थिर, हिंदी में कहते हैं स्थिर प्रवाह है ऊर्जा समीकरण, और कुछ नहीं है बल्कि किसी ओपन सिस्टम के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम ही है। ये भी और कुछ नहीं है। जैसे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, वो भी क्या था, हीट और वर्क के रिस्पेक्ट में एनर्जी कंजर्वेशन लॉ था। वैसे ये भी और कुछ नहीं है, ये भी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। लेकिन किसके लिए है, ओपन सिस्टम के लिए। तो हमने यहाँ पे एक फिगर लिया, एक कोई सिस्टम लिया जिसके इनलेट पे हमने मान लिया प्रेशर P1 है, वेलोसिटी कोई फ्लूइड की, किसी फ्लूइड का प्रेशर P1 है, वेलोसिटी C1 है, स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 है, और डेटम हेड या स्टैटिक हेड जो है Z1 है। ऐसे ही आउटलेट पर जो है प्रेशर P2 है, वेलोसिटी C2 है, आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 है, और स्टैटिक हेड या डेटम हेड क्या है, Z2 है। तो वही लिखा गया है कि इन फिगर सेक्शन 1 इज इनलेट एंड सेक्शन 2 इज आउटलेट। तो P1 एंड P2 क्या, इनलेट एंड आउटलेट पर तरल का दाब है। C1 और C2 क्या, इनलेट और आउटलेट पे क्या है, तरल का वेग है। Z1 और Z2 क्या है, इनलेट और आउटलेट पर डेटम हाइट है। और V1 और V2 क्या है, इनलेट और आउटलेट पर तरल का स्पेसिफिक वॉल्यूम है। और यम क्या है, तरल का द्रव्यमान है। यम क्या है, तरल का द्रव्यमान है। और क्यू क्या है, क्यू क्या है, सिस्टम को दी गई उष्मा। हम सिस्टम को मान रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्यू उष्मा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। और सिस्टम हमें क्या दे रहा है, डब्लू कार्य दे रहा है। सिस्टम को हम क्यू हीट दे रहे हैं और सिस्टम हमें क्या दे रहा है, डब्लू वर्क दे रहा है। तो यम क्या है, तरल का आपका द्रव्यमान है। क्यू क्या है, तरल को दी गई उष्मा है। और डब्लू क्या है, सिस्टम द्वारा किया गया कार्य। डब्लू क्या है, सिस्टम द्वारा किया गया कार्य है। तो इस केस में हम लोग बात करें, सिस्टम में प्रवेश पर जो ऊर्जा होगी, सिस्टम में प्रवेश की ऊर्जा क्या होगी, देखिए सिस्टम में प्रवेश पर जो ऊर्जा होगी और सिस्टम से जो निकल रही है ऊर्जा, वो क्या होनी चाहिए, ऊर्जा संरक्षण के नियम से अगर हम लोग बात करें, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, तो जितनी ऊर्जा सिस्टम में प्रवेश कर रही है उतनी ऊर्जा सिस्टम से बाहर भी क्या होगी, निकलेगी। तो इन सबके कारण एनर्जी जो होगा, जैसे आपका, तो सिस्टम में प्रवेश पर ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो ई इनलेट पर जो एनर्जी का मान होगा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी प्लस हीट सप्लाई टू द सिस्टम। इतनी प्रकार की ऊर्जाएं आएंगी। तो U1 क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी। U1 क्या हो गया, इनलेट पे इंटरनल एनर्जी, मतलब जो भी फ्लूइड जाएगा उसके पास क्या होगी, आंतरिक ऊर्जा होगी। और हाफ एम C1 स्क्वायर क्या है, ये हो गया गतिज ऊर्जा। हाफ एम U स्क्वायर होता है तो V की जगह पे C यूज किया जा रहा है, ये हो गया गतिज ऊर्जा हो गया। mg/1 ये क्या होगा, ये आपका स्थिर ऊर्जा हो जाएगा। mg/1 आपका क्या होगा, mg/1 आपका हो जाएगा
स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, mg_1 आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। और क्या PV1 ये क्या हो जाएगा, फ्लो वर्क या फ्लो एनर्जी, पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है। फ्लो वर्क आपका होता है, जब हम लोग पढ़े थे क्या H बराबर U प्लस PV के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एंथैल्पी वगैरह पहले मैं पढ़ा चुका हूं। तो आपका PV P1 V1 क्या होगा, फ्लो एनर्जी होगा या फ्लो वर्क होगा। और Q क्या होगा, Q हम लोग जो है हीट सप्लाई कर रहे हैं, Q हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा सेक्शन 1 पे एनर्जी टोटल एनर्जी, पहला अगर ई इनलेट की बात करें, ई इनलेट में क्या क्या आ रहा है, इनलेट में आ रहा है पहला क्या इंटरनल एनर्जी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है प्लस काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है प्लस पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है प्लस फ्लो एनर्जी आ रहा है, और प्लस क्या आ रहा है प्लस हीट आ रहा है, प्लस क्या आ रहा है हीट आ रहा है। ये सारी एनर्जी आपकी मिल रही है किस पे, इनलेट पे मिल रही है ये सारी एनर्जी। वही चीजें यहाँ पे लिखी जा रही हैं कि प्रवेश पर कुल ऊर्जा जो आपका इंटरनल एनर्जी, इसको U1 से दर्शाया जा रहा है, गतिज ऊर्जा को हाफ mc1 से स्क्वायर से दर्शाया जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा को क्या होता है mgh होता है, h की जगह पे क्या Z1 है तो mg_1 हो गया। फ्लो वर्क क्या हो गया, प्रेशर P है, P1 है और स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 है, तो P1 V1 आपका फ्लो वर्क हो गया। और Q क्या हो गया, हीट हो गया। अब हम लोग जानते हैं H बराबर U प्लस PV होता है, तो U1 और P1 V1 की जगह पे क्या लिख दिया गया, H1 लिख दिया गया। तो ये क्या आ गया H1 प्लस हाफ mc1 स्क्वायर प्लस mg_1 प्लस Q, ये क्या हो गया इनलेट पर ऊर्जा हो गया। इसी प्रकार सिस्टम से निकास पर ऊर्जा, इसी प्रकार सिस्टम से निकास पर अगर हम ऊर्जा की बात करें तो क्या होगा, ई आउटलेट होगा। ई आउटलेट क्या हो जाएगा, इसी तरह से U2 प्लस हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस P2V2 प्लस W हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, U2 और P2V2 की जगह पे क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा H2, क्योंकि एंथैल्पी जो होता है वो इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क के योगफल के बराबर होता है। हमने शादी वाला एक एग्जांपल देकर के समझाया था। तो ई आउटलेट क्या हो जाएगा H2 प्लस हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस W। ये आपका क्या हो गया, आउटलेट पे टोटल एनर्जी का मान आ गया। इनलेट पे टोटल एनर्जी आपको पता चल गई, आउटलेट पे टोटल एनर्जी पता चल गई। अब फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम से क्या होगा, ई इनलेट जो होगा ई आउटलेट के बराबर होगा व्हेन देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। अगर एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा है तो ये ई इनलेट बराबर क्या होगा, ई आउटलेट होगा। यानी कि H1 प्लस हाफ mc1 स्क्वायर प्लस mgz1 प्लस Q बराबर H2 प्लस हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस W। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो यही इक्वेशन आपका क्या है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ये इक्वेशन आपका कहलाएगा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इक्वेशन आपका कहलाएगा। तो यह नीचे लिखा गया है कि उपरोक्त समीकरण को स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। मतलब ऊपर की जो आपका पृष्ठ पे है उस समीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है क्या, मतलब किसी सिस्टम के इनलेट पे एनर्जी बराबर उसी सिस्टम के आउटलेट पे एनर्जी, यही आपका क्या होता है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है। अब आपके सिलेबस में है कुछ डिवाइसेज के बारे में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपको डिराइव करना है, कुछ डिवाइसेज के बारे में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिराइव करना है। अब इसमें कुछ है नहीं, बस आपके दिमाग में होना चाहिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में हम लोग कौन कौन सी एनर्जी लेते हैं। इनलेट की अगर हम लोग बात करें, इनलेट पे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इनलेट पे बात करें, किस पे बात करें, इनलेट पे बात करें, तो आपको ध्यान में होना चाहिए क्या होगा, पहले इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, प्लस क्या होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, प्लस क्या होगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, फ्लो वर्क हो जाएगा या फ्लो एनर्जी हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, प्लस जो भी उस सिस्टम में जो भी आपका इनपुट के रूप में दिया जाए, कहीं कहीं पे हिट दिया जाता है, कहीं कहीं पे वर्क दिया जाता है, कहीं कहीं पे हिट दिया जाएगा, कहीं कहीं पे वर्क दिया जाएगा। तो अगर हिट दिया जाएगा तो हिट लिखेंगे, वर्क दिया जाएगा तो वर्क लिखेंगे। अलग अलग डिवाइसेज के लिए अलग अलग केस होगा, किसी डिवाइसेज में कोई एनर्जी होगी नहीं, एक एनर्जी कोई होगी नहीं, ऐसा भी होता है। तो हम लोग टरबाइन की बात करें तो यहाँ पे एक टरबाइन का फिगर बना हुआ है, यहाँ पे एक टरबाइन का फिगर बना हुआ है। अब यहाँ टरबाइन में जो है, टरबाइन में स्टीम प्रवेश कर रहा है, कोई जरूरी ऐसे ही बनाइए, आप ऐसे भी सिंपल बना सकते हैं, आप ऐसे भी सिंपल बना सकते हैं कि मान लीजिए जो फिगर पहले बनाए थे वही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये इनलेट हो गया, ये क्या हो गया, ये 1 1 इनलेट हो गया, ये इनलेट हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका
सेक्शन 2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये आउटलेट हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, ये क्या हो गया, ये टरबाइन मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, टरबाइन। एक तरफ से क्या करेगा, यहाँ से इनलेट पे दिखा दीजिए स्टीम इन, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से स्टीम प्रवेश करेगा, स्टीम इन करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, आउटलेट पे जो है यहाँ से स्टीम क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे भी फिगर बना सकते हैं। एक डेटम एक एक क्या होगा, डेटम लाइन होगा, वहां से इसकी हाइट Z1 होगी, इसकी हाइट क्या होगी, Z2 होगी। अब ध्यान दीजिए, तो अगर हम लोग बात करें, चित्र में एक टरबाइन प्रदर्शित है, ये टरबाइन प्रदर्शित है जिसके द्वारा भाप की ऊर्जा को मैकेनिकल वर्क में परिवर्तित किया जाता है। जो स्टीम के जो भाप के पास भाप ऊर्जा होती है, वो भी मुख्य रूप से हीट एनर्जी होती है, उसको मैकेनिकल वर्क में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और टरबाइन को आइसोलेटेड माना जाता है, या माना गया है कह सकते हैं। जनरली आइसोलेटेड होता भी है, इंसुलेटेड होता है, जिसे मतलब हीट आपका एटमॉस्फेयर में नहीं जाने पाए। तो आता है Q बराबर 0। इंसुलेटेड माना जाता है, मतलब इसको इंसुलेटेड माना गया। यहाँ पे कोई टरबाइन है, इसको ये वाला जो है ना, ये इंसुलेशन का सिंबल है। ये टरबाइन जो ऐसे किया गया ना, ये इंसुलेशन का सिंबल है, यानी कि कोशिश किया जा रहा है कि हीट इसके बाहर, हीट ट्रांसफर क्या हो, 0। मतलब इसके अंदर जो भाप की उष्मा है वो बाहर न जाने पाए, एटमॉस्फेयर पे न जाने पाए। तो जो इंसुलेशन का मतलब लिखा गया है, टरबाइन को आइसोलेटेड माना गया। आइसोलेटेड मतलब क्या, इससे हीट ट्रांसफर क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हम लोग बात करें सामान्य ऊर्जा समीकरण से, सामान्य ऊर्जा समीकरण क्या होता है, H1 होता है। क्या होता है, H1 होता है, क्योंकि U प्लस PV बराबर क्या होता है, H होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इनलेट पे अगर हम लोग बात करें, जैसे स्टीम आ रहा है, तो स्टीम के पास क्या होगा, स्टीम के पास इंटरनल एनर्जी भी होगा और PV भी होगा। तो इसको मैंने पहले नाम दे दिया, H नाम दी, तो ये क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा। और प्लस क्या होगा, हाफ mc1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगा। और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब जो भी इसकी डेटम से बेस से जो हाइट होगी, उसके अकॉर्डिंग इसके पास क्या होगा, इसके पास जो है आपका डेटम एनर्जी होगा या पोटेंशियल एनर्जी होगा। और क्या होगा, और इसके पास होगा आपका हीट, हम इसको देंगे, क्योंकि जो इसमें स्टीम इंटर कर रही है उसके पास हीट है, उसके पास क्या है, उसके पास हीट है, प्लस Q हो जाएगा। ये इनलेट पे मिलेगा। ये क्या इस पे मिलेगा, इनलेट पे मिलेगा। और आउटलेट पे क्या मिलेगा, आउटलेट पे आपको मिल जाएगा H2 मिलेगा। क्या मिलेगा, H2 मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, हाफ mc2 स्क्वायर मिलेगा। और क्या मिलेगा, और मिल जाएगा mgz2 मिल जाएगा। और क्या मिलेगा, और ये हमको क्या देता है, ये वर्क देता है। ये इलेक्ट्रिक जनरेटर को क्या करता है, चलाता है। तो स्टीम टरबाइन क्या देता है, इलेक्ट्रिकल, यानी कि उष्मा, जो भाप के पास उष्मा होती है, उष्मा ऊर्जा होती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो और क्या देगा, ये वर्क देगा। तो ये क्या है, ये ई आउटलेट है। ये क्या है, ई आउटलेट है। ये क्या है, ये आपका ई इनलेट है। ये इनलेट है। तो रटना बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। बस आपको उस डिवाइस के बारे में पता हो कि वो काम कैसे करता, फंक्शन क्या करता है। तो स्टीम टरबाइन क्या है, स्टीम टरबाइन क्या है, जो भाप के पास उष्मा ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या उसको मैकेनिकल वर्क में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इनलेट पे एनर्जी, आउटलेट पे एनर्जी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो वही लिखा गया सामान्य ऊर्जा समीकरण से क्या होता है। चाहे तो एक लाइन बढ़ा करके, एग्जाम में पेज बढ़ाना रहेगा तो बढ़ा सकते हैं। ई इनलेट बराबर क्या हो जाएगा, ई आउटलेट हो जाएगा। ई आउटलेट हो जाएगा। चाहे एक बार चाहे U1 और प्लस P1 V1 भी चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। H1 प्लस mc1 स्क्वायर बटे 2 प्लस mgz1 प्लस Q बराबर H2 प्लस mc2 स्क्वायर बाई 2 प्लस mgz2 और प्लस क्या हो गया, W, प्लस क्या हो गया, W। अब इसके लिए अगर हम लोग बात करें, ये आपका फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ये क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। अब इसके लिए माना जाता है कि चूंकि टरबाइन इंसुलेटेड है, तो जैसे सराउंडिंग से अगर हम लोग बात करें, सराउंडिंग से, जैसे ये पाइप से तो ये रहेगा, ये ओपन सिस्टम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ओपन सिस्टम की बात हो रही है। लेकिन हमने यहाँ पे एक इंसुलेशन मान लिया, ये क्या मान लिया, इंसुलेशन मान लिया। ये इंसुलेशन इसके लिए बाउंड्री की, ओपन सिस्टम को भी हमने बांध दिया है। ये बाउंड्री की तरह कार्य करेगा, ये बाउंड्री की तरह कार्य करेगा। और ये इंसुलेशन जो है, अब अगर हम लोग इंसुलेशन की बात करें
तो न तो हीट अंदर से बाहर जाएगा और न ही हीट बाहर से अंदर आएगा, लेकिन वर्क इससे मिल रहा है, इससे हमको वर्क मिल रहा है, लेकिन हीट इससे बाहर नहीं जा रही है। अगर हम इसको इंसुलेशन मॉडल नहीं सुना तो ये देखिए सिंबल बनाया गया है, ये बनाया गया है। तो वैसे स्टीम क्या करता है, स्टीम जो है भाप की ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब जो भाप है उसके पास तो हीट है ही, उसके पास तो हीट है ही, लेकिन सराउंडिंग से, मतलब ये अगर इसको हम लोग एक बाउंड्री मान लिए हैं तो सराउंडिंग से उस प्रकार से, मतलब इसके बाउंड्री के ऐसे, मतलब बाहर से न तो उष्मा जाएगी अंदर, न तो अंदर से उष्मा आएगी बाहर, इसको इंसुलेटेड माना गया है। तो उस केस में क्यू का मान क्या होगा, 0 होगा। चूंकि क्यू बराबर 0 यहाँ पे माना गया है, टरबाइन को आइसोलेटेड माना जाता है, अतः क्यू बराबर क्या मान लिया गया, 0। तो उपरोक्त समीकरण में काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन नगण्य है। काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन नगण्य है। परिवर्तन नगण्य का मतलब कि जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम C1 स्क्वायर प्लस एम जी Z1 जो है ये लगभग हाफ एम C2 स्क्वायर प्लस एम जी Z2 के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। लगभग क्या होता है, लगभग इसके बराबर होता है। ये लगभग इसके बराबर होगा तो वही लिखा गया है कि उपरोक्त समीकरण में काइनेटिक एनर्जी व पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन नगण्य है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें से तो क्यू पहले से हट गया था, अब ये भी हट जाएगा, ये वाला टर्म इस टर्म को क्या कर देगा, हटा देगा। तो क्या हो गया, H1 बराबर आ गया H2 प्लस डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, H1 माइनस H2। H1 माइनस H2 का कहने का मतलब ये है, देखिए टरबाइन में, स्टीम टरबाइन में होता क्या है, मान लीजिए जो भाप आ रही है इसके पास 100 किलो जूल एनर्जी है, 100 किलो जूल एनर्जी है, सपोज कि 100 किलो जूल एनर्जी है। तो जो स्टीम इससे बाहर निकलेगी ना, तो वो उसके पास भी उष्मा होती, जो स्टीम मतलब स्टीम टरबाइन से बाहर निकलती है, ऐसा नहीं है जो इससे भाप बाहर निकलेगा वो 40 डिग्री सेल्सियस का पानी बन के निकलेगा, नहीं, वो भाप वेपर स्टेज में ही रहेगा। उसका टेम्परेचर भी मान लीजिए 110 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के पास आसपास होगा। तो उसके पास भी क्या है, एनर्जी है। तो मान लीजिए उसके पास अब एनर्जी जो मान लीजिए 30 जूल एनर्जी है या 40 जूल एनर्जी है या 45 जूल एनर्जी मान लीजिए, 100 जूल हमने इसको दिया और 45 जूल क्या हो गया, बाहर निकल गया। 100 जूल हमने इसको दिया इनपुट के रूप में और यहां से 45 जूल ये एटमॉस्फेयर मतलब बाहर चला जा रहा है, और हमको मिलेगा कितना, 100 में से 45 यानी कि 55 जूल ही हमको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। हमको क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो 100 जूल क्या हो गया, ये H1 हो गया, 45 जूल क्या हो गया, ये H2 हो गया, और 55 जूल क्या हो गया, ये वर्क हो गया। बात समझ में आया। तो H1 क्या है, ये एनर्जी जो इनपुट पे आ रही है, H2 क्या जो आउटपुट पे निकल रही है, और जो बच रहा है वर्क है, और बाकी एनर्जी जो है ये सारी एनर्जी क्या हो गई, नगण्य मान ली गई है। कौन सी, जो चूंकि जो इधर वैल्यू होगी वही वैल्यू आपकी इधर लगभग होगी, तो इस वजह से इसको क्या मान लिया गया है, इस वजह से इसको नगण्य मान लिया गया है। इस वजह से इसको क्या मान लिया गया है, नगण्य मान लिया गया। तो इसके लिए जो इक्वेशन आपका आ गया, कौन सा इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो आ गया वो W बराबर H1 माइनस H2 आ गया। W बराबर क्या आ गया, H1 माइनस H2 आ गया। अब ऐसे और भी डिवाइसेज हैं, इसके ऐसे ही और भी डिवाइसेज हैं, और डिवाइसेज के अगला है पंप। पंप का काम क्या होता है, पंप का काम होता है किसी लिक्विड के प्रेशर को बढ़ाना। पंप क्या करता है, किसी लिक्विड के प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। तो चित्र में क्या है, चित्र में एक पंप प्रदर्शित है, ये पंप दिखाया गया, यही क्या है आपका पंप है, ये पंप है। इसको चलाने के लिए हम लोग क्या देंगे, इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, इससे हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या करेगा, इसको पंप को घुमाएगा। पंप जब घूमेगा तो ये क्या करेगा, सक करेगा, पानी को क्या करेगा, सक करेगा, और सक करके डिलीवरी पाइप के माध्यम से क्या करेगा, उसको भेजेगा कहीं ऊंचाई पे। तो ये जो सक्शन हेड है वो Z1 है, और जो डिलीवरी हेड है Z2, मतलब जिस हाइट पर डिलीवरी की जा रही है वो हाइट क्या है, Z2 है। इस टैंक, ये डिलीवरी टैंक इसमें क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये हाइट हो गई, इसके सेंटर से हाइट हो गई Z2, और ये हाइट क्या हो गई, ये हाइट हो गई Z1। ये डेटम लाइन इसको न कहिए, इसको डेटम लाइन न कहिए,
ये पानी का आधार है, ये यहाँ पे क्या है, पानी अवेलेबल है, इसके नीचे क्या है, मान लीजिए पानी अवेलेबल है। यहाँ कोई बोरिंग वगैरह लगाते हैं हम लोग, यहाँ कोई बोरिंग वगैरह लगाते हैं, या स्टेनर वगैरह लगा रहेगा, यहाँ स्टेनर वगैरह लगा रहेगा। तो ये डेटम लाइन इसको मत मानिए, इसको डेटम लाइन मत मानिए। ये क्या है, Z2 जो है आपका डिलीवरी हेड है। ये क्या है, एक तरीके से डिलीवरी हेड है, डिलीवरी हेड है। और Z1 क्या है, इसको बोलते हैं सक्शन हेड बोलते हैं, सक्शन हेड बोलते हैं, सक्शन हेड बोलते हैं। क्लियर है, इसको सक्शन, क्योंकि पानी सक करता है और पानी उस पर डिलीवरी करता है। गांव में इसी नाते जो लोग खेती बाड़ी करते होंगे, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे बच्चे, गांव में डीजल इंजन लगा करके खेत वगैरह सींचते होंगे, तो देखते होंगे सक्शन पाइप होता है। सक्शन पाइप का काम क्या होता है, पानी को सक करना। बोरिंग से, बोरवेल से पानी को सक करने का काम किसका होता है, सक्शन पाइप का काम होता है। और एक डिलीवरी पाइप होता है। डिलीवरी पाइप का काम क्या होता है, डिलीवरी पाइप का काम होता है पानी को खेतों तक ले जाना। वही काम घर में टुल्लू पंप लगा होता है, पानी सक करता है, नल से लगा होता है, पानी सक करता है। और डिलीवरी पाइप क्या करता है, पानी को ले जाकर के टंकी में भेजता है। पानी को ले जाकर के कहाँ भेजेगा, टंकी में भेजेगा। तो डिलीवरी पाइप का काम होता है। तो चित्र में एक पंप प्रदर्शित है जो जल को निचले स्तर से उठाता है और इसे उच्च स्तर पर वितरित करता है। पंप पर बाहरी उपकरण इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेज है। पंप क्या है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेज है। अतः यह निगेटिव होगा, अतः यह क्या होगा, निगेटिव होगा, अतः यह निगेटिव होगा। और पंप के लिए Q बराबर क्या होगा, 0 होगा, तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी क्या होगा, 0 होगा। पंप के लिए Q बराबर 0 होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्यों, क्योंकि पानी रहेगा। देखिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है, du बराबर mCV dt। अगर टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तभी du चेंज होगा। अब ये पानी जब ऊपर जाएगा तो जो सक करने की जो टेम्परेचर रहेगा वह डिलीवरी पे भी टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। इस वजह से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा। तो सामान्य ऊर्जा समीकरण से क्या हो जाएगा, mc1 स्क्वायर बाई 2, mc1 स्क्वायर बाई 2, mc1 स्क्वायर बाई 2 प्लस mgz1, ये क्या हो गया, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। ये क्या हो गया, mgz1 हो गया आपका, कह सकते हैं क्या हो गया, एक सक्शन हेड हो जाएगा। मतलब इसके कारण जो आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो होगा। ये क्या है, P1V1, P1V1, ये क्या हो गया, फ्लो वर्क हो गया, फ्लो एनर्जी हो गया, प्लस W। प्लस W इधर लिखिए या इधर -W लिखिए, बात एक ही है। प्लस W, प्लस W हो गया बराबर mc2 स्क्वायर बाई 2 प्लस mgz2, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, P2V2 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, P2V2 हो जाएगा, P2V2 आपका हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पंप के लिए हो गया। देखिए यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं H बराबर सॉरी ई इनलेट बराबर क्या जानते हैं, ई इनलेट बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी U प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और प्लस क्या होता है, प्लस फ्लो एनर्जी, और प्लस क्या होता है, प्लस हीट, प्लस क्या होता है, हीट। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटरनल एनर्जी, ये क्या है, पानी है, तो इंटरनल इनलेट और आउटलेट पे सेम रहेगा, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं, 0 कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में यूज करेंगे तो 0 हो जाएगा। या अगर U रखेंगे तो उसमें भी U आएगा, और प्लस के क्या हो जाएगा, mc1 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस Pe क्या हो जाएगा, mgz1 हो जाएगा, प्लस क्या होगा, ये P1V1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से ई आउट सबके लिए अगर दिक्कत हो रहा हो तो ऐसे अलग अलग निकाल लीजिए। इसके लिए क्या होगा, U प्लस के ई इसके लिए भी, प्लस पी इसके लिए भी, प्लस एफ इसके लिए भी, और प्लस क्या, इसके लिए वर्क, इसके लिए वर्क। तो ये क्या हो गया, U ही होगा, और ये क्या होगा, प्लस क्या हो जाएगा, mc2 स्क्वायर बटे 2 होगा, प्लस क्या होगा, mgz2 होगा, और प्लस क्या होगा, P2V2 होगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक किसी बाहरी डिवाइस से हम लोग कार्य कर रहे हैं इस पे, इस नाते से कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा।
तो अगर देखेंगे दोनों को अगर बराबर करेंगे आपने, दोनों को अगर बराबर करेंगे आप, तो देखेंगे इधर क्या होगा, इधर u से u कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्या m c1 स्क्वायर बटे 2 प्लस क्या हो जाएगा m g z1 प्लस क्या हो जाएगा प्लस p1 v1 बराबर क्या हो जाएगा m c2 स्क्वायर बटे 2 प्लस क्या हो जाएगा m g z2 और प्लस क्या हो जाएगा p2 v2 और माइनस क्या हो जाएगा w हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, यही आपका होगा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। किसके लिए, पंप के लिए। हमने यहाँ पे गड़बड़ क्या किया था, गड़बड़ नहीं है, सही ही है, सही है। हमने W को इधर लिख दिया था, W को इधर लिख दिया था, W प्लस यहाँ न लिख करके सही रहेगा, W को माइनस में इधर लिखिए, माइनस में इधर लिखिए, ज्यादा सही रहेगा। तो ये डायरेक्ट लिखा गया है आप सभी के लिए, चूंकि मान लीजिए 5 नंबर में आएगा, थोड़ा सा देखने में भी लगे, सबके लिए क्या करिए, सबके लिए ई इनलेट निकालिए, ई इनलेट निकालिए, और सभी के लिए क्या करिए, ई आउटलेट निकालिए, ई आउटलेट निकालिए, और दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आ जाएगा। ऐसे ही हम आगे बात करें, ऐसे आगे बात करें, अगला आपका बॉयलर है। अगला क्या है, बॉयलर है। बॉयलर का काम क्या होता है, बॉयलर में जैसे पानी आता है, पानी इन करता है, वाटर इन करता है, तो इसके पास जो टोटल एनर्जी एंथैल्पी है U प्लस PV जो है वो क्या है, वो H1 है, और जो निकल रहा है वो क्या है, H2 है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट ऐड करते हैं, क्या करते हैं, हीट ऐड करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, चित्र में एक बॉयलर प्रदर्शित है, इसका उपयोग पानी को गर्म करके भाप में परिवर्तन के लिए किया जाता है। पानी को हम लोग क्या करेंगे, भाप में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए गतिज व स्थितिज दोनों में, दोनों ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। मतलब गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसके द्वारा कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि एक वेलोसिटी के साथ आपका आएगा, इधर से क्या हो जाएगा, उसी वेलोसिटी के साथ स्ट्रीम आपका बाहर चला जाएगा। तो गतिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है, इस वजह से थोड़ा बहुत होगा, कोई खास परिवर्तन नहीं होता, इस नाते इसको नगण्य मान लिया जाता है। तो सामान्य ऊर्जा समीकरण से क्या हो जाएगा, इनलेट पे देखेंगे टोटल एनर्जी क्या है, H1 है, और इसको Q उष्मा दे भी रहे हैं, तो H1 प्लस Q हो जाएगा इनलेट पे। आउटलेट पे क्या होगा, H2 होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, Q बराबर H1 माइनस H2। जैसे मान लीजिए जो पानी है, पानी कहाँ से आता है, पानी इसके पहले होता है ना, बॉयलर फीड पंप होता है। बॉयलर फीड पंप क्या करता है, प्रेशर बढ़ा करके पानी को भेजता है, यानी कि एनर्जी उसकी, जो पानी इसमें जाएगी उसके पास कुछ एनर्जी होगी, मान लीजिए 40 जूल इसके पास एनर्जी है, और हमने हीट इसको दे दिया कितना, मान लीजिए 60 जूल दे दिया, तो ये जब इससे निकलेगा तो कितना निकलेगा, 100 जूल निकलेगा। तो वही कहा गया है कि 40 ये हो गया H1, और ये 40 हो गया, और प्लस ये क्या हो गया, 60 हो गया, ये मिला के क्या बना रहे हैं, 100 बना रहे हैं। क्लियर है, तो ये आपका हो गया क्या, बॉयलर के लिए। अब अगला है नाजल। चित्र में एक नाजल दिखाया गया है, इसका प्रयोग प्रेशर ड्रॉप की लागत पर वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी और प्रेशर हमेशा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कहीं पे भी अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या होती है, घटती है। प्रेशर बढ़ने पे क्या होती है, वेलोसिटी घटती है। इसको अभी ये समझ में नहीं आएगा, इसको हम इमेजिन करवाएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, जब हाइड्रोलिक्स पढ़ाएंगे तो इसको इमेजिन करवाएंगे कि कैसे प्रेशर बढ़ने पे आपको वेलोसिटी घटती है। अभी तो आपको ये लगता होगा कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वेलोसिटी भी बढ़ता है, नहीं, प्रेशर बढ़ने पे वेलोसिटी क्या होती है, घटती है। जहाँ प्रेशर कम वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी, और जहाँ पे प्रेशर ज्यादा वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, कम मिलती है। चित्र में एक नाजल दिखाएगा, इसका प्रयोग प्रेशर ड्रॉप की लागत पर वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए किया था, यानी कि प्रेशर को गिरा करके वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग नाजल का यूज करते हैं। नाजल से फायदा क्या मिलता है, प्रेशर गिरा लेते हैं तो वेलोसिटी हमारी बढ़ जाती है। इसका भी यूज हम लोग जो है स्टीम टरबाइन में करते हैं। तो ये एक कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप का नाजल दिखाया गया है। वैसे हाइड्रोलिक्स में पढ़ाएंगे तो नाजल इसको कहेंगे, आप पढ़ाए भी होंगे, जिसमें ये आपका इनलेट हो गया, ये इनलेट हो गया, और ये क्या होता है, आउटलेट होता है। पीछे हो सकता बताए भी हूँ, तो इनलेट पे बड़ा डाया बड़ा और आउटलेट पे डाया छोटा, जनरली ये नाजल होता है। लेकिन स्टीम टरबाइन में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि नाजल कितने प्रकार के होते हैं, वहां पे पढ़ेंगे कन्वर्जेंट टाइप, डाइवर्जेंट टाइप और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टाइप। तो ये समझिए कि स्टीम टरबाइन में यूज होने वाला एक नाजल है। ये क्या, स्टीम टरबाइन में यूज होने वाला एक नाजल है। इसमें एक कन्वर्जेंट पार्ट है और एक
डाइवर्जेंट पार्ट है, ये स्टीम यहाँ पे प्रवेश कर रहा है और यहाँ से स्टीम बाहर निकल रहा है। जब स्टीम प्रवेश करेगा तो उसके इनलेट पे कुछ एनर्जी होगी। क्या होगी? उसके इनलेट पे कुछ एनर्जी होगी। इनलेट पे क्या होगी? कुछ एनर्जी होगी। क्या होगी? जो आप लोग पढ़ चुके हैं, U प्लस KE प्लस PE और प्लस क्या होगा? प्लस FE फ्लो एनर्जी और प्लस क्या होगा? Q होगा। प्लस क्या होगा? Q होगा। अब यहाँ पे ऐसे ही ये अगर सब इसकी बात करें तो KE1 ये सब 1 हो जाएगा। और अगर आउटलेट की बात करें ये क्या हो जाएगा? U2 प्लस KE सेक्शन 2 पे प्लस ये भी हो जाएगा 2 पे और प्लस फ्लो एनर्जी ये भी हो जाएगा 2 पे और प्लस क्या, जब निकलेगा ये वर्क नहीं करता, ये हीट ही निकलेगा। तो इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे तो U प्लस PV, क्योंकि इंटरनल एनर्जी होगा भाप के पास और ये फ्लो एनर्जी, ये मिला करके क्या हो जाएगा? ये मिला करके हो जाएगा H1। H1 मतलब क्या होता है? U प्लस PV आपका होता है, तो U1 हो जाएगा प्लस P1 V1 हो जाएगा। यानी कि ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया H1। और क्या होगा? ये चूंकि स्टीम जब ये जाएगा इसके पास वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी के कारण क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। और चूंकि इसकी डेटम, अगर कोई डेटम लाइन माने तो अगर यहाँ पे Z1 मिलेगा तो यहाँ पे Z2 मिलेगा। Z1 और Z2 इस केस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हॉरिजॉन्टल चूंकि फिगर दिखाया गया है तो mg Z1 जो होगा mg Z2 के बराबर हो जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कैंसिल हो जाएगा। फ्लो एनर्जी पहले हमने ले लिया है और Q जो इधर होगा और वही Q क्या होगा? आपका आउटलेट पे भी होगा, उसमें आपकी वही मिलेगी। तो बचेगा क्या इनलेट पे? H1 प्लस MC1 स्क्वायर बटे 2 बराबर H2 प्लस MC2 स्क्वायर बटे 2। ये आपको समझना पड़ेगा कि इनलेट पे कौन सी एनर्जी मिल रही है, आउटलेट पे कौन सी एनर्जी मिल रही है। फिगर को इमेजिन करके इसको करेंगे तभी हो पाएगा, रटने से चीजें नहीं हो पाएंगी, एग्जाम में फंस जाएंगे। तो रटना नहीं, आपको समझ करके करना है। तो इनलेट पे ये मिल रहा है, आउटलेट पे ये मिल रहा है। तो H1 माइनस H2 क्या हो गया? MC2 स्क्वायर माइनस MC1 स्क्वायर बटे 2। अभी हमने बताया है कि नाजल का काम क्या होता है कि प्रेशर को गिराना, प्रेशर ड्रॉप की लागत पर वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। वेलोसिटी को हम C से दर्शा रहे हैं। ये क्या करता है? क्या है? प्रेशर ड्रॉप की लागत पर वेलोसिटी को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? नाजल करता है। इस वजह से जो C2 होता है वो C1 की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, या जो C1 होता है वह C2 की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। इस वजह से C1 बराबर क्या? 0 लेने पे तो H1 माइनस H2 बराबर क्या हो जाएगा? अब MC2 स्क्वायर बटे 2। यहां से अगर वेलोसिटी निकालना हो आउटलेट पे तो C2 स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में H1 माइनस H2 बटे m, या C2 बराबर अंडर रूट 2 H1 माइनस H2 बटे m। ये आपका आ गया, ये वेलोसिटी वाला स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये आपका होगा। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ये होगा। आप यहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे दीजिएगा आंसर, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आपका ये होगा। ये भी आपका स्टडी उसी का सुधरा हुआ रूप है, लेकिन यहाँ से वेलोसिटी वगैरह निकाल लेंगे। ये आपका एनर्जी के फॉर्म में आपका दिया हुआ है H1 माइनस H2 बराबर MC2 स्क्वायर बटे 2। तो ये आपके क्या थे? ये आपकी जो है कुछ डिवाइसेस थी जिसपे आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन निकालना था। अब हम लोग चलेंगे जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हीट सोर्स और हीट सिंक क्या होता है। देखिए हीट सोर्स क्या होता है? हीट सोर्स या हीट सिंक ये क्या है? एटमॉस्फेयर के वह हिस्से होते हैं जिससे आप कितना भी हीट निकाल लें उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितना भी हीट निकाल लेंगे तो उसका अगर उससे हीट लेंगे तो उसका टेम्परेचर घटेगा नहीं, और अगर उसको हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। जैसे समुद्र से आप 10 पल्टी पानी 100 पल्टी पानी निकाल लीजिए तो समुद्र के जलस्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समुद्र क्या है? वाटर रिजर्वायर है। क्या है? वाटर रिजर्वायर। ऐसे ही हीट सोर्स और हीट सिंक क्या होते हैं? थर्मल रिजर्वायर होते हैं। क्या होते हैं? थर्मल रिजर्वायर होते हैं। तो हीट सोर्स और हीट सिंक क्या है? एटमॉस्फेयर के वह हिस्से हैं जो एक सिस्टम के साथ का आदान प्रदान कर सकते हैं। जो एक किसी सिस्टम के साथ क्या कर सकते हैं? हीट का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसकी उष्मा दक्षता बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, और इसका तापमान इससे ट्रांसफर होने वाली हीट की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। यानी कि हीट सोर्स से
चाहे जितना उष्मा ले लिया जाए या हीट सिंक को चाहे जितनी उष्मा दे दी जाए उसके टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब हीट सोर्स क्या होता है? हीट रिजर्वायर जो उच्च ताप पर होता है और उष्मा की आपूर्ति करता है। उष्मा की आपूर्ति मतलब उष्मा की सप्लाई करता है। उष्मा की, इसका मतलब क्या होगा? उष्मा की सप्लाई करता है। देखिए, हीट रिजर्वायर जो उच्च ताप पर होता है और उष्मा की सप्लाई करता है हीट सोर्स कहलाता है। जैसे आपका कंबस्शन चैम्बर, जैसे आपका जो गाड़ी वगैरह हो गई ना, गाड़ी जहाँ फ्यूल जहाँ सिलेंडर के अंदर जलता है उसे हम लोग बोलते हैं कंबस्शन चैम्बर बोलते हैं, या फर्नेस जो भट्ठी होती है, खास करके बॉयलर वगैरह में जो भट्ठी यूज होती है वो फर्नेस। ये सब क्या है? ये सब हीट सोर्स कहलाते हैं। और हीट रिजर्वायर जो, या थर्मल रिजर्वायर बोलिए या हीट रिजर्वायर जो कम तापमान पर होता है और जिससे उष्मा का रिजेक्शन होता है, स्थानांतरण में कह के सही वर्ड होगा रिजेक्शन, और जिससे उष्मा का रिजेक्शन होता है, उसमें हिंदी में बोलेंगे उष्मा का निस्तारण होता है, स्थानांतरण नहीं, उष्मा का निस्तारण होता है। वह हीट रिजर्वायर जो कम तापमान पर होता है और जिससे उष्मा का रिजेक्शन होता है हीट सिंक कहलाता है। जैसे एटमॉस्फेरिक एयर और क्या हो गया? रिवर। ये सब क्या है? ये सब आपके हीट सिंक कहलाते हैं। इसको आप नदी में आप गर्म पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए, 2-4-10 बाल्टी डाल दीजिए, 100-200 लीटर डाल दीजिए, तो नदी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये सब क्या कहलाते हैं? हीट सोर्स और हीट सिंक। मतलब जो आपका जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसको सोर्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सोर्स बोलेंगे। और जिसका टेम्परेचर कम होगा उसको सिंक बोलेंगे। जो सोर्स होता है, हीट सोर्स होता है, उसको हम लोग हॉट बॉडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हॉट बॉडी भी बोल सकते हैं। और जो सिंक होगा उसको हम लोग कोल्ड बॉडी भी बोल सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपका हीट सोर्स होगा उसको हम लोग हॉट बॉडी भी बोल सकते हैं, और जो आपका सिंक होगा उसे हम लोग कोल्ड बॉडी भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो है क्या उष्मागतिकी का द्वितीय नियम? इसके दो कथन होते हैं, एक केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट होता है और एक क्लैसियस स्टेटमेंट होता है। देखिए, जो अच्छा उष्मागतिकी का द्वितीय नियम आया कहां से? मतलब कुछ तो जरूरत पड़ी होगी तभी उष्मागतिकी का द्वितीय नियम आया होगा। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसमें दो कमियां थी। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि हीट को हम लोग वर्क में बदल सकते हैं और वर्क को जो है हम लोग हीट में बदल सकते हैं। मैंने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू हीट एंड वर्क, यानी कि हीट और वर्क के रिस्पेक्ट में आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वही क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताया था कि उष्मा को कार्य में बदला जा सकता है और कार्य को उष्मा में बदला जा सकता है, लेकिन उसने कन्वर्जन रेशियो के बारे में जानकारी नहीं दी थी कि कितना हीट देंगे तो कितना वर्क मिलेगा। बहुत पहले के समय में जब रुपया पैसा नहीं चलता था तो व्यापार किससे होते? सामान के बदले सामान। हम आपको 5 किलो गेहूं दे दे रहे हैं, हमको कपड़ा दे दीजिए। हम आपको 4 किलो चावल दे दे रहे हैं, हमको वो सामान दे दीजिए। तो ऐसे बाजार चलते थे। जब रुपया पैसा उतना प्रचलन में नहीं था तो ऐसे बाजार चलते थे, सामान का आदान प्रदान होता था, सामान का लेन देन होता था। तो वैसे ही जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो बता तो रहा था कि हीट को वर्क में बदला जा सकता है और वर्क को हीट में बदला जा सकता है, लेकिन कितना हीट देने पे कितना वर्क मिलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा था। यानी कि ये कन्वर्जन रेशियो के बारे में कोई चीज नहीं बता पा रहा था। ये कन्वर्जन रेशियो के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पा रहा था। तो इसी को दूर करने के लिए कि कितना हीट देने पे कितना वर्क मिलेगा, इसको बताने के लिए आया केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट। और एक दूसरा कन्वर्जन डायरेक्शन, जो हमारा हीट जाएगा
वो हॉट बॉडी मतलब गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाएगा कि ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर जाएगा, इसके बारे में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई जानकारी नहीं दे पाया था। यानी कि दो कमियां रह गई थी। एक कमी था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्जन रेशियो का, और दूसरी कमी था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्जन डायरेक्शन का, कि कितना हीट देने पे कितना वर्क मिलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हीट गर्म वस्तु से ठंडी और वस्तु की ओर बहेगी या ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर बहेगी, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे पाया था क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी वजह से इसी कमी को दूर करने के लिए आया आपका क्या, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और एक आप जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ गया था, उसके बाद आया आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आने के बाद आपका आ गया, जीरोथ लॉ बाद में आया। तब उसको थर्ड लॉ, चूंकि टेम्परेचर को उष्मा से या एनर्जी से पहले रखना था, इस नाते उसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम दे दिया गया। तो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हम लोग बारे में हम जानेंगे। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो कथन होते हैं। एग्जाम में आ जाए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में लिखने के लिए, तो आपको दोनों कथन लिखना पड़ेगा, एक केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट और एक क्लैसियस स्टेटमेंट। अब जो बच्चे दोनों की परिभाषा याद करते हैं वो भी भूल जाते हैं कौन केल्विन मैक्स प्लैंक है और कौन क्लैसियस वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, एक नियम थोड़ा सा सेंटेंस में लिखने में 3-4 लाइन में जाएगा, एक 2 लाइन में जाएगा। तो जो बड़ा नाम है केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट है, और लिखने में जो बड़ा वाला होगा वो केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट होगा, और जो लिखने में छोटा वाला होगा ना वो क्लैसियस स्टेटमेंट होगा, जिससे आप कंफ्यूजन न पैदा हो आगे। अब बात करते हैं केल्विन मैक्स प्लैंक स्टेटमेंट की। केल्विन मैक्स प्लैंक साहब ने ये कहा, केल्विन और मैक्स प्लैंक दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, मतलब इस कथन के अनुसार ऑल द हीट सप्लाइड टू एन इंजन, मतलब ऑल द हीट सप्लाइड, किसी इंजन को संपूर्ण जो हीट सप्लाई हो रही है टू एन इंजन वर्किंग ऑन थर्मोडायनेमिक साइकिल, और जो हमारा इंजन है ना वो थर्मोडायनेमिक साइकिल पे कार्य कर रहा है, यानी कि उष्मागतिकी चक्र पे कार्य कर रहा है, कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, वह उसको 100% यानी कि हीट की संपूर्ण मात्रा को ऐसा कोई भी इंजन बनाना असंभव है जो उष्मा की संपूर्ण मात्रा को वर्क में कन्वर्ट कर सके। ए पार्ट ऑफ सप्लाइड हीट विल बी रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर, मतलब उष्मा का कुछ हिस्सा वातावरण में क्या हो जाता है, नष्ट मतलब चला जाता है, वातावरण में रिजेक्ट हो जाता है, एंड रिमेनिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, और बचा हुआ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट होता है। जैसे सपोज कीजिए आप बाइक चला रहे हैं, बाइक को आप क्या दे रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल के पास क्या है, केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी पेट्रोल जा रहा है सिलेंडर के अंदर कंबशन चैम्बर में, वहां पे फ्यूल का कंबशन हो रहा है, जब फ्यूल का कंबशन हुआ तो वहां से हीट जनरेट हुआ। अब जो हीट जनरेट हुआ उसका तो कुछ हिस्सा साइलेंसर के थ्रू जो धुआं निकल रहा, धुआं गर्म निकलता है, उससे साइलेंसर बहुत गर्म होता है ज्यादा गाड़ी चला देने पे, उससे क्या होता है एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो जाता है, वो हमारा बेकार चला जाता है, और कुछ ऊर्जा, और जो ऊर्जा बचती है वो आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसी के माध्यम से आपका जो है इंजन घूमता है, जिसपे गियर वगैरह लगे रहते हैं, गियर घूमते हैं, और चेन स्प्रॉकेट के माध्यम से पिछले पहिए पे पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, और आपकी बाइक क्या होती है, चलती है। तो सिंपल समझिए, जैसे आपके बाइक है, बाइक के पास जो एनर्जी है, बाइक के पास जो तेल डाल रहे हैं, तेल से जो उष्मा जलने का जो उष्मा निकल रही है, Q जो है वो मान लीजिए 100 जूल है। अब जो रिजेक्ट हो रही है Q1 कह सकते हैं, जो ऐड हो रही है, जो एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट हो रही है वो मान लीजिए 30 जूल या 20 जूल मान लीजिए रिजेक्ट हो गई, तो कितना वर्क मिलेगा, कितना एनर्जी बाइक को चलाने में खर्च होगा, वो 80 जूल ही तो लगेगा, बाकी 20 जूल तो आपका क्या हो गया, बेकार चला गया। तो यानी कि जब हमने इसको Q 100 जूल हीट एनर्जी दिया तो 20 जूल क्या हो गया, एटमॉस्फेयर में जाकर के बेकार हो गया, रिजेक्ट हो गया, 80 जूल ही वर्क मिला। तो ऐसा कोई भी इंजन हम लोग नहीं बना सकते हैं कि 100 जूल हीट एनर्जी हो तो 100 का 100 वर्क मिले, QR की वैल्यू 0 हो। तो ऐसा कोई भी इंजन बनाना क्या है, असंभव है। ऐसा कोई भी
इंजन बनाना क्या है, असंभव है, जो किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल पर कार्य करते हुए हीट की संपूर्ण मात्रा को वर्क में कन्वर्ट कर सके। तो वही चीज हिंदी में लिखा गया है कि इस कथन के अनुसार ऐसा कोई ऊष्मा इंजन बनाना असंभव है जो किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल पर कार्य करते हुए हीट की संपूर्ण मात्रा को वर्क में कन्वर्ट कर सके। और फिर नीचे लिखा है सप्लाई किए गए हीट का एक हिस्सा वायुमंडल में रिजेक्ट हो जाएगा और शेष वर्क में परिवर्तित होगा। जब हम लोग सप्लाई हीट कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा जो है, उसका कुछ हिस्सा वायुमंडल में रिजेक्ट हो जाएगा और शेष जो बचेगा वो क्या होगा, वर्क में कन्वर्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे एक रिवर्स हीट इंजन दिखाया गया है, यहाँ पे एक रिवर्स हीट इंजन दिखाया गया है, रिवर्स हीट इंजन दिखाया गया है यहाँ पे। ये देखिए हीट इंजन, ये है कन्वेंशन है। ये देखिए हमने लिया है क्या है, ये हीट सोर्स है, ये क्या है, हीट सोर्स है, जिसे हमने नीचे लिखा हॉट बॉडी और इसका टेम्परेचर क्या है, T1 है, हीट सोर्स है। हीट सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा और सिंक का क्या होगा, नीचे हमने ले लिया क्या, हीट सिंक है, हीट सिंक है। इसको समझिए कि जो हीट सोर्स है ना, इसको अपने दिमाग में समझिए, ये बाइक का इंजन है, ये क्या है, ये बाइक का इंजन है, क्या है, बाइक का सिलेंडर है, ये क्या है, बाइक का सिलेंडर है। इसी में क्या होगा, इसी में ईंधन जलेगा और क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। कितनी एनर्जी मिली, 100 जूल एनर्जी मिली। क्या मिली, 100 जूल एनर्जी मिली। ये क्या, हीट इंजन है। ये क्या है, ये तो सिलेंडर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, ये हीट इंजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट इंजन क्या कर रहा है, ये भी मतलब पूरा सिलेंडर भी हीट इंजन का ही एक पार्ट होगा, ये सब इंजन के ही पार्ट होंगे एक तरीके से। तो ये क्या कर रहा है, ये अब जो मान लीजिए क्यूए ऐड हुई, मान लीजिए क्यूए क्या है, 100 जूल है, 100 जूल क्या हुई, 100 जूल आपकी एनर्जी ऐड हुई, 100 जूल। तो हुआ क्या, इसमें से 30 जूल साइलेंसर, ये गाड़ी का जो हीट सिंक है, ये क्या वातावरण में खुल रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, कोल्ड बॉडी है, टेम्परेचर T2 है। जो सिलेंडर के अंदर जो जब उसका टेम्परेचर 300-400 डिग्री सेल्सियस रहेगा सिलेंडर के अंदर, और बाहर कितना 40 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, कह सकते हैं। जो आपका बाइक का क्या होता है, पीछे निकलता है, जिसे धुआं आपका फेंकता है, वो वाला हिस्सा है। नाम ही देखिए नहीं क्लिक कर रहा है। बाइक का साइलेंसर है ये वाला हिस्सा। अब क्या हो रहा है, ये 30 जूल जो एनर्जी है ना, ये 70 जूल बचेगा, ये 70 जूल, ये क्या है, ये वर्क 70 जूल है। यही 70 जूल क्या करेगा, गाड़ी को पहिए के घुमाने में ये खर्च होगा 70 जूल। यानी हमको जो उपयोगी कितना मिल रहा है 70, ये तो 30 बेकार चला जा रहा है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया, वही दिखाया गया है कि ये आपका क्या है, ये हीट सोर्स है, हॉट बॉडी जिसका टेम्परेचर T1 है, इससे क्यूए हीट मिला। ये हमारा क्या है, ये हमारा हीट इंजन है। हीट इंजन क्या है, हीट इंजन क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। ये क्या करेगा, एक तरीके से पावर को प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब अनयूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है एक तरीके से। यानी कि हीट इसके लिए अनयूजफुल था और इसको यूजफुल में वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये आपका क्या है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। तो इसकी साइकिल कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। साइकिल कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है। ये हमको क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है। और एटमॉस्फेयर में क्या जा रहा है, क्यूआर जा रहा है। ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, कोल्ड बॉडी एटमॉस्फेयर, इसका टेम्परेचर क्या है, T2। और ये क्या है, हीट सिंक भी कहते हैं, चाहे हीट सोर्स कहिए या हॉट बॉडी कहिए या हीट सिंक कहिए या कोल्ड बॉडी कहिए। यहाँ पे T1 का जो मान है वो क्या है, T2 से ज्यादा है। तो हमको देखिए आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट ये जब जो W ये मिल रहा है ना, ये आपका क्या है, एक तरीके से आउटपुट है, ये आउटपुट एनर्जी है। इनपुट क्या है, ये आपका इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है। और ये जो QR है, ये क्या है, ये क्या है, QR क्या है, ये लॉस है। QR आपका क्या है, ये लॉस हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है, यानी कि तो प्रॉफिट कितने का मिला, इसमें से लॉस वाला घटाएंगे तो जो आउटपुट होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा एक तरीके से। तो अगर हम लोग इसके लिए इफिशियंसी निकालें, देखिए एग्जाम में अगर केवल कथन लिखेंगे, ये सब नहीं करेंगे, ये सब हम आगे भी आपको अभी आगे पढ़ेंगे, कर्नाट इंजन पढ़ेंगे, और फिर आप सेकंड सेमेस्टर में REC सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वहां पे भी हीट सोर्स हीट सिंक के बारे में जानकारी दी जाएगी।
वहां पे भी हीट इंजन का जिक्र आएगा। इस वजह से यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में। ये सारी चीजें एग्जाम में आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में हो सकता हो दिया हो। तो इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट एनर्जी बटे इनपुट एनर्जी। आउटपुट हमारा क्या है, यू वर्क है, और इनपुट क्या है, हीट एडेड है। क्यू ए मतलब क्या, हीट एडेड है, या हीट सप्लाइड कहिए या हीट एडेड कहिए। तो वर्क क्या है, डब्ल्यू है, और हीट एडेड क्या है आपका, क्यू ए है। तो वर्क क्या होगा, जो ये वर्क होगा, ये क्या होगा, इसमें से जैसे इसको हमने 100 माना था, इसको हमने 30 माना था, ये क्या था 70। तो 70 कैसे आया, जब हमने 100 में से 30 घटाया। तो ये W क्या होगा, 70 कैसे आएगा, 100 में से 30 घटाएंगे तब आपका क्या आएगा, तब आपका 70 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा, QA माइनस QR। आपका क्या हो जाएगा, QA माइनस QR हो जाएगा। और नीचे इनपुट क्या दे रहे हैं, इनपुट तो हम QA ही दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, अलग अलग कर दीजिए, QA बटे QA और माइनस QR बटे QA। तो QA से QA कैंसिल हो गया, बचा क्या, QR बटे QA। तो क्या आ गया, 1 माइनस QR बाई QA। अब देखिए ये QR का मान हमेशा मान लीजिए 30 है, और ये कितना, ये 100 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.3 आएगा इसका वैल्यू। तो ये 1 में से घटाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, अगर हम 100 70 30 मान के लगाएं तो एफिशिएंसी कितनी आएगी, 70% आएगी। तो इसी वजह से हमेशा एफिशिएंसी आपको 100% नहीं मिलेगी। जो आपका कोई भी हीट इंजन होगा उसकी एफिशिएंसी मतलब आपको 100% नहीं मिलेगी, 100% से कम हमेशा मिलेगी। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, हीट इंजन के लिए हमने इफिशियंसी का फार्मूला भी लिख दिया, हीट इंजन के लिए हमने इफिशियंसी का फार्मूला भी बता दिया, और थोड़ा सा आपको हीट सोर्स के बारे में और हीट सिंक के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया। यहाँ पे ये आपका धुआं कहाँ निकलता है, एटमॉस्फेयर में निकलता है। तो एटमॉस्फेयर क्या है, हीट सिंक है। और यहाँ पे क्या होगा, हीट सोर्स जहां से QA मिल रहा है वो क्या होगा, कंबस्शन चैम्बर। गाड़ी का क्या होगा, कंबस्शन चैम्बर आपका होगा। तो ये केल्विन मैक्स का आपका स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या, क्लैसियस साहब का, इन्होंने कहा कि इस कथन के अनुसार बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के हीट ट्रांसफर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर नहीं हो सकता। जैसे इन्होंने बताया कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर तो हीट का ट्रांसफर अपने आप होता है, कोई दिक्कत नहीं। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर उष्मा अपने आप बहती है, लेकिन ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह अपने आप नहीं हो सकता, बिना किसी कोई डिवाइस लगाए, बिना कोई एनर्जी खर्च किए हम लोग कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी का की ओर उष्मा का ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल वर्क या एनी एक्सटर्नल एजेंसी। बिना किसी वाह एजेंसी के, बिना किसी वाह कार्य के हम लोग कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की ओर उष्मा का हस्तांतरण नहीं कर सकते। देखिए इसका नाम छोटा क्लैसियस स्टेटमेंट, तो कथन भी छोटा है। केल्विन मैक्स प्लैंक का नाम बड़ा है तो उसका कथन भी क्या है, बड़ा है। तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, कौन सा केल्विन वाला है और कौन सा क्लैसियस वाला है। बड़ा वाला बड़े के लिए, छोटा वाला छोटे के लिए। तो इन्होंने बताया कि देखिए होता क्या है कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर उष्मा तो अपने आप बहती है, लेकिन ठंडी से गर्म अपने आप नहीं बहती। जैसे एसी का काम क्या होता है, देखेंगे बाहर, जैसे मान लीजिए हमारा कमरा है, हमारे कमरे का अंदर टेम्परेचर मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस है, और बाहर धूप है, बाहर टेम्परेचर है मान लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस। हम चाहते हैं हमारे कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाए, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो हम लोग क्या लगा देंगे, एक एसी लगा देंगे। यहाँ पे एसी क्या करेगा, QR यहाँ से रिजेक्ट करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, QR रिजेक्ट करेगा एटमॉस्फेयर में। तो क्या होगा, इस कमरे से बार बार क्या हो रही है, हीट बाहर जा रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस कमरे का टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन बाहर का टेम्परेचर नहीं ज्यादा होगा, बाहर का तो 42 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, हीट सोर्स और हीट सिंक दोनों की तरह काम करता है मौसम के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए इफिशियंसी हम लोग नहीं निकालते, इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, इसके लिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। इसके लिए क्या निकालते हैं, COP। इसके लिए क्या निकालते हैं, COP। ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे RAC में। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन गुणांक हिंदी बोलते हैं। होता क्या है COP, होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, मतलब इच्छित प्रभाव, हमारी इच्छा क्या है। अब देखिए अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में देखिए होता क्या है, गर्मी में समर में क्या होता है,
समर में क्या होता है, मान लीजिए हमारा कमरा है, समर में क्या होता है हमारा, मान लीजिए कमरा है, इसके अंदर का टेम्परेचर मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का मान लीजिए है 42 डिग्री सेल्सियस। हम चाहते हैं टेम्परेचर 35 से हो जाए 32 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो यहाँ क्या लगा देते हैं, यहाँ एक डिवाइस लगा देते हैं एसी, एयर कंडीशनर। ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट करता है। ये हमारा समर में ये काम होता है। लेकिन यही विंटर के मौसम में, ठंडी के मौसम में, हमारे यहाँ इंडिया में कपड़े से काम चल जाता है ठंडी में, लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है, 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहाँ पे रूम हीटर का यूज करते हैं। उसको बोलते हैं रिवर्स हीट इंजन, क्या हीट पंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट पंप बोलते हैं। हीट विंटर में क्या होगा, बाहर का होगा, बाहर का होगा टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, अंदर का कितना होगा, अंदर का होगा टेम्परेचर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस हमको लगता है ठंडक। हम चाहते हैं क्या, या मान लीजिए बाहर का है, मान लीजिए 5 है, मान लीजिए बाहर का 5 डिग्री सेल्सियस है और अंदर का है 15 डिग्री सेल्सियस, तो हमको लग रहा है ठंडा। तो हम चाहेंगे क्या, चाहेंगे कि हम 15 से कहाँ पे आ जाएं, 15 से आ जाएं 35 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएं। 15 से 35 पे आ जाए तो हमको कंफर्ट फील होगा, या 15 से 25 पे आ जाए तो हम कंफर्ट फील होगा। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इसी जो एसी था इसको उल्टा डायरेक्शन में लगा दीजिए। तो उल्टा डायरेक्शन में लगा देंगे तो क्या करेगा, जो क्यूआर कमरे से एटमॉस्फेयर में जा रहा था, अब वही क्यूआर बाहर से अंदर की ओर आने लगेगा। तब क्या होगा, बाहर से उष्मा धीरे धीरे आएगी, मतलब ये बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का ज्यादा है, तो कम वाले से ज्यादा और की ओर क्या हो रहा है, उष्मा का ट्रांसफर होगा। धीरे धीरे क्या होगी, उष्मा आएगी और कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जो डिजायर्ड इफेक्ट है ना, ये मौसम के अनुसार बदलता रहता है। तो 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 जो है ठंडक के मौसम में, गर्मी के मौसम में लोग क्या चाहते हैं, गर्मी के मौसम में हम चाहते हैं क्यूआर ने बोल करके, इसको बोलते हैं क्यूई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूई, हीट रिस्ट्रैक्टेड, मतलब कमरे में से कितनी उष्मा खींची जा रही है, कमरे में से कितनी उष्मा खींची जा रही है, इसको क्यूई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूई बोलते हैं। तो ये, तो गर्मी में हम लोग चाहते हैं, अगर हम लोग सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर लिखे, रेफ्रिजरेटर या एसी एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, केवल कूलिंग में इफेक्ट पैदा करता है, और एसी जो है कंफर्ट प्रदान करता है। इसी नाते उसका नाम ही होता है एयर कंडीशनर, वातानुकूलित, यानी कि वात मीन्स होता है हवा, ऐसी हवा जो हमको कंफर्ट प्रदान करे, जो हमारे अनुकूल हो। तो सीओपी ऑफ आर, तो सीओपी ऑफ आर की अगर हम लोग बात करें, रेफ्रिजरेटर की अगर हम लोग बात करें, सीओपी ऑफ आर क्या होगा, तो डिजायर्ड इफेक्ट इसमें क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाता है। आर ई बटे वर्क इनपुट क्या होगा, डब्लू, और आर ई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहां से मिलेगा, जितनी उष्मा बाहर जाएगी तो होता है क्यूई अपॉन डब्लू। ऐसे ही सीओपी ऑफ हीट पंप की बात करेंगे, जो इसको उल्टा कर देंगे ना, तो ये डिवाइस, ये जो एसी था, ये क्या हो जाएगा, ये हीट पंप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट पंप, जो हीट पंप कर रहा है कमरे के अंदर, ये हीट पंप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, और ये डब्लू तो वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यूई की जगह पे यहाँ आ जाएगा क्यू आर बटे डब्लू। क्या आ जाएगा, क्यू आर बटे डब्लू। और यहाँ पे, वहां पे क्या हो रहा था, हीट इंजन से हमको वर्क मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे वर्क कंज्यूम करना पड़ेगा। देखेंगे आपके फ्रिज में, आपके एसी में एक कंप्रेसर लगा होता है। क्या लगा होता है, कंप्रेसर। और कंप्रेसर को चलाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी लगती है, यानी कि वहां पे वर्क क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो इस नाते देखिए, ये तीर आपका यहाँ पे ऐसे दिखाया गया, ये वर्क क्या हो रहा है, हम दे रहे हैं किसको, रिवर्स हीट इंजन को। रिवर्स हीट इंजन कौन से होते हैं, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप होता है। इसमें क्या है, ये कोल्ड बॉडी है, और ये क्या है, हॉट बॉडी है। ये कोल्ड बॉडी है, ये हॉट बॉडी है। यहाँ पे भी T1 T से ज्यादा होगा। ये इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T1 है। इससे क्यूई उष्मा क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे हीट वगैरह नहीं ऐड हो रहा है, यहाँ पे कोल्ड बॉडी से उष्मा खींची जा रही है, और यहाँ पे हॉट बॉडी को उष्मा प्रदान की जा रही है। तो देखिए, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो गर्मी के मौसम में बात करें, तो गर्मी के मौसम में ये हमारा रूम होगा, ये रूम होगा। कब होगा, समर में। कब होगा, समर में। यानी कि गर्मी के मौसम में कमरा हमारा ये होगा, और ठंडी के जब मौसम में जाएंगे ना, कमरा हमारा ये हो जाएगा। अगर हम लोग विंटर में जाएं,
अगर हम लोग विंटर में जाएं, किस में जाएं, विंटर में जाएं, विंटर में जाए तो विंटर में हमारा ये चीज रूम हो जाएगा, मतलब जिसमें क्यू आर आ रहा है वो रूम हो जाएगा। देखिए ये कमरा हमारा जिसमें क्यू आर आ रहा है वो रूम है, किसमें, ठंडक के मौसम में। गर्मी में जिससे क्यू ई निकल रहा है वो हमारा रूम है। क्लियर। तो हमारी जो इच्छा जो है, डिजायर रिक्वायरमेंट बदलती रहती है मौसम के अनुसार। तो सीओपी ऑफ आर बस जान लीजिए क्या होता है, क्यू ई अपान डब्ल्यू। सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है, क्यू आर अपान डब्ल्यू। और सीओपी ऑफ हीट पंप जो होता है 1 + सीओपी ऑफ आर होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ से क्यू ई आ रहा है, दोनों मिलकर के क्यू आर बन रहे हैं। तो क्यू आर बराबर होता है क्यू ई प्लस डब्ल्यू होता है। तो यहाँ से अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस क्यू ई बटे डब्ल्यू। तो डब्ल्यू बटे डब्ल्यू यानी 1 हो जाएगा, और प्लस क्यू ई बटे डब्ल्यू ये क्या हो जाएगा, सीओपी ऑफ आर हो जाएगा। तो वही लिखा गया सीओपी ऑफ हीट पंप जो होता है 1 + सीओपी ऑफ आर होता है। क्या होता है, 1 + सीओपी ऑफ आर होता है। एग्जाम में आपको कथन केवल लिखना रहेगा, एग्जाम में आपको क्या लिखना रहेगा, कथन केवल लिखना रहेगा। ये सारी चीजें आप जो है आरएसी में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आप क्या पढ़ेंगे, आरएसी में पढ़ेंगे। वहां पे फिर से पढ़ेंगे आप लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। बस थोड़ा सा था हमने बता दिया, बाकी पहले ये सिलेबस में हुआ करता था आपका पूरा। जब से आरएसी अलग से सब्जेक्ट बन गया तब से ये सारी चीजें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और रिवर्स कर्नाट साइकिल भी आपका सिलेबस में हुआ करता था, तब से ये सारी चीजें आपकी सिलेबस से हटा दी गई हैं। अब अगला आपका टॉपिक है परमिचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी कि प्रथम प्रकार की सतत गति मशीन, पीएमएम फर्स्ट, पीएमएम 1 इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, पीएमएम 1 एक ऐसी काल्पनिक मशीन है जो बिना हीट कंज्यूम किए लगातार कार्य कर देता रहता है। मतलब जो बिना, कह सकते हैं बिना इनपुट के लगातार आउटपुट देता रहे। तो ऐसा कोई भी मशीन बनाना असंभव है। तो पीएमएम 1 बनाना क्या है, असंभव है। जैसे यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया गया है, ये दिखाया गया है, ये क्या है, पीएमएम 1 है, और यहाँ पे नो इनपुट दिखाया गया, कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको क्या मिल रहा है, फिर भी हमको क्या मिल रहा है, फिर भी हमको आउटपुट मिल रहा है। हम कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, फिर भी हमको क्या हो रहा है, फिर भी हमको आउटपुट मिल रहा है। दूसरा आपका है परपिचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, द्वितीय प्रकार की सतत गति मशीन, पीएमएम 2, पीएमएम 2 द्वितीय प्रकार की सतत गति मशीन। तो ये क्या है, पीएमएम 2 एक ऐसी काल्पनिक मशीन है, एक ऐसी काल्पनिक मशीन है जो ऊष्मा की संपूर्ण मात्रा को कार्य में परिवर्तित करता है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि ऊष्मा की संपूर्ण मात्रा को कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता केल्विन मैक्स प्लैंक वाले कथन के अनुसार। तो पीएमएम 2 क्या है, यह एक ऐसी काल्पनिक मशीन है जो ऊष्मा की संपूर्ण मात्रा को कार्य में परिवर्तित करता है। पीएमएम 2 बनाना भी क्या है, असंभव है। तो देखिए ये क्या है, ये पीएम 2 एक मशीन है, इससे क्या हो रहा है, यहाँ से क्यू हमको मिल रहा है, क्यू ए मिल रहा है, ये हीट सोर्स है आपका, यहाँ से क्यू आर 0 है, सीधे सीधे पूरा का पूरा क्या हो रहा है, क्यू ए बराबर डब्ल्यू हो जा रहा है। यही क्या है, यही आपका जो है पीएमएम 2 है। तो ये दोनों मशीनें क्या है, काल्पनिक मशीनें हैं, और इनको बनाना क्या है, असंभव है आपका। अब अगला टॉपिक है कर्नाट साइकिल। अगला टॉपिक क्या है आपका, कर्नाट साइकिल। एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे सादी कर्नाट, जिनका नाम था, ने एक थर्मोडायनेमिक इंजन बनाया, एक थर्मोडायनेमिक इंजन बनाया जो निम्न मान्यताओं पर आधारित है। निम्न मान्यताएं मतलब इसके लिए कुछ एजम्पशंस माने गए हैं। क्या माने गए हैं, कि जैसे ये कि सिलेंडर पिस्टन दिखाया गया है, अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे देखिएगा ये सिलेंडर पिस्टन दिखाया गया है, ये इंसुलेशन दिखाया जा रहा है, ये क्या है, ये इंसुलेशन दिखाया जा रहा है। ये आपका क्या दिखाया जा रहा है, ये इंसुलेशन दिखाया जा रहा है, और ये क्या है, ये आपका है, ये आपका, ये जो है ये आपका क्या है, हीट इंसुलेटिंग वाल्व है। ये क्या है, हीट इंसुलेटिंग वाल्व, मतलब इससे ना तो ऊष्मा अंदर से बाहर जाएगी, ना तो बाहर से अंदर आएगी। ये आपका क्या है, ये आपका हो गया सिलेंडर है, ये आपका क्या है, सिलेंडर है, ये आपका क्या है, सिलेंडर आपका हो गया।
गंदा लग रहा है, पहले से लिखा हुआ है। ये आपका क्या है, सिलेंडर हेड है। ये क्या है, सिलेंडर हेड है। सिलेंडर हेड में देखिए ये इंसुलेटिंग नहीं दिखाया गया है, इसके बाहर एक लगाया गया है इंसुलेटिंग कैप। इसके बाहर ये लगाया गया है, एक इंसुलेटिंग कैप लगाया गया है। क्या लगाया गया है, इंसुलेटिंग कैप। ठीक, ये जो है आवश्यकता पड़ने पर ये हीट सोर्स की तरह भी काम करेगा और हीट सिंक की तरह भी। यहाँ पे हीट सिंक और हीट सोर्स दोनों की तरह काम करेगा, ये दोनों की तरह काम करेगा। क्लियर है। तो इसी को समझते हैं कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक स्वादी कर्नाट ने एक थर्मोडायनेमिक इंजन बनाया जो निम्न मान्यताओं पर आधारित है, यानी कि इसके लिए कुछ एजम्पशंस माने गए हैं। क्या है एजम्पशंस? पहला है पिस्टन और सिलेंडर के बीच कोई फ्रिक्शन कार्य नहीं करता। यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर के बीच में कोई फ्रिक्शन पैदा नहीं होता है, तो कोई लॉस नहीं होगा। दूसरा, सिलेंडर व पिस्टन की दीवारें पूर्ण रूप से उष्मारोधी, माना गया कि पूरा का पूरा दीवार क्या है, उष्मारोधी है। तीसरा क्या चीज, सिलेंडर हेड को इस प्रकार बनाया कि वह आवश्यकता पड़ने पर उष्मा सुचालक तथा उष्मा कुचालक दोनों की तरह कार्य करे। आवश्यकता पड़ने पर मतलब हीट सोर्स, या कह सकते हैं उष्मा सुचालक और उष्मा कुचालक दोनों की तरह काम करे। इसी नाते क्या लगाया गया, इसी नाते ये इंसुलेटिंग कैप लगाया गया। इसका नाम नहीं लिखा गया है, इसका नाम है इंसुलेटिंग कैप। इसका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम क्या है, इंसुलेटिंग कैप, इसका नाम है इंसुलेटिंग कैप लगाया गया है। और चौथा क्या है, इसमें हीट सोर्स व हीट सिंक दोनों क्या होते हैं, दोनों उपलब्ध होते हैं। दोनों उपलब्ध है, आपका हीट सोर्स भी है और हीट सिंक भी है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, तो चीजें आपको ज्यादा दिन तक याद रहेंगी। हुआ क्या कि हमारे एक सर थे जो हमको पढ़ाते थे, उनका वेट बहुत ज्यादा था, लगभग मान के चलिए 1.5 कुंटल के थे, 150 केजी के थे। और वो फ्लैट ले रखे थे, मान लीजिए 5वीं मंजिल पे उनका फ्लैट था। और जो फ्लैट था वहां पे वो नहीं लगा हुआ था, क्या बोलते हैं, लिफ्ट नहीं लगा हुआ था, पैदल ही चढ़ना उतरना रहता था। अब बताइए 1.5 कुंटल का आदमी अगर दिन भर में 1 बार 2 बार 4 बार चढ़ना उतरना हो तो उसकी बस हालत खराब हो जाएगी। तो उनको शाम को कोचिंग पढ़ाने आ रहे थे, हम लोग शाम को कोचिंग पढ़ाने आ रहे थे। तो उनकी मैडम बोली कि जब आते वक्त जो है सब्जी भी लेते आइएगा, आते वक्त सब्जी भी लेते आइएगा। तो हुआ क्या, ये क्लास ले रहे थे, कोई टॉपिक फंस गया, थोड़ा लेट हो गया और फिर जो घर गए सब्जी लेना भूल गए। मैडम उनकी रोटी बना रही थी, पहले से रूम पे पहुंची सब्जी लाए हैं, बोले नहीं लाए हैं। तो मैडम भड़क गई कि सब्जी नहीं लेके आए हैं, जाइए लेके आइए। तो कहें अब इतना मतलब थक गए हैं, अब जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो हुआ मैडम भड़क गई। तो हुआ क्या, अब वो रोटी तो बना रही थी, चिमटे से रोटी फुला रही थी, हाथ में चिमटा था ही। हुआ क्या, और ठंडक का मौसम था, सर जो पढ़ा, ठंडक का मौसम था, पूरा जैकेट वैकेट पहन करके जो है 1.5 कुंटल के थे ही, और पूरा मोटे हो गए थे, और टोपी वोपी पूरा लगा लिए थे, बाल छिलवाए हुए थे, टोपी लगा लिए थे। जो टोपी लगाए थे ना, टोपी इंसुलेटिंग कैप की तरह काम कर रहा है। टोपी किसकी तरह काम कर रहा है, इंसुलेटिंग कैप की तरह। मैडम को लगा था गुस्सा, सब्जी लेने जा नहीं रहे थे। मैडम कुछ स्पेशल बोली थी कि ये सब्जी लेते आइएगा, फलानवा सब्जी लेते आइएगा, उनका खाने का मन था, लेके आए नहीं। तो हुआ क्या, टोपी हटाई और क्या की चिमटा सटा दी सर में, चिमटा सटा दी। अब जैसे ही चिमटा सटाई तो होगा क्या, अब इसको मिल जाएगा हीट। जिस चिमटा सटाएंगे तो हीट सोर्स क्या हो गया, इससे टच कर गया। चिमटा क्या है, हीट सोर्स है। चिमटा क्या हीट सोर्स है, वो क्या हुआ, सिलेंडर से टच कर गया। जब हीट सोर्स सिलेंडर से टच करेगा तो इसके अंदर जो भी गैसेज रही होंगी वो क्या होंगी, एक्सपेंड होंगी। तो यानी कि पिस्टन आपका पहले यहां पे रहा होगा और इधर से इधर की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर तक जो चला पिस्टन, फिर क्या की, फिर टोपी पहना दी, सटा करके फिर टोपी पहन लिए, फिर इधर से इधर क्या हुआ, इधर से इधर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर जो है पिस्टन चला, कैसे चला, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। कैसा एक्सपेंशन हुआ,
आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। यहाँ पे एक्सपेंशन तो हो रहा, समझ में आ रहा है। कुछ दूरी तक कैसा एक्सपेंशन हुआ, आइसोथर्मल हुआ, और बाकी का जो एक्सपेंशन हुआ वो आइसेंट्रॉपिक हुआ। वो क्या हुआ, आइसेंट्रॉपिक हुआ, आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन हो गया। कुछ दूरी तक आइसोथर्मल हुआ, फिर क्या हो गया, आइसेंट्रॉपिक हो गया। अब मैडम को लगा मतलब एकदम छनमना गए ने, ये तो टकले थे, मतलब बाल उल था नहीं, चिमटा सटा तो बहुत ज्यादा मतलब हुआ कि मतलब कहीं जल उल न जाए, झलका उल करने पड़ जाए सर में। तो हुआ क्या, फ्रिज में बर्फ रखा हुआ था भाई। अब क्या की, बर्फ निकाली फ्रिज में से, फिर टोपी निकाली, फिर टोपी निकाल करके फिर सर में सटा दी। बहुत रिलैक्स फील हुआ उनको। तब फिर जब जैसे चिमटा सटाई थी तो एक्सपेंशन कैसा हुआ था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ था। फिर जब बर्फ सटाई तो फिर कैसा एक्सपेंशन होगा, फिर अब क्या होगा, जब सटेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ठंडा होगा, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, तो फिर क्या होगा, पिस्टन इधर से इधर की ओर आएगा, यानी कि कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन कैसे होगा, आइसोथर्मल होगा। कैसा कंप्रेशन होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। क्या होगा, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा कुछ दूरी तक, और कुछ दूरी तक जो कंप्रेशन होगा वो आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन होगा। क्या होगा, आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन होगा। तो इसमें टोटल 4 प्रोसेस होंगे। एक प्रोसेस होगा पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन कुछ दूरी तक, फिर कुछ दूरी तक आइसोट्रॉपिक एक्सपेंशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कंप्रेशन होगा। पहले आइसोथर्मल होगा, फिर क्या होगा, आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं। आइसो 4 प्रोसेस ये है, ये आपका 1 से 2 है, फिर 2 से 3 है, फिर ये 3 से 4 है, फिर ये 4 से 1। तो देखेंगे ये वाला भी ऐसे है, ये वाला भी ऐसे। जब हम पढ़ा रहे थे पीवी डायग्राम तो हम बताए थे कि देखने अलग अलग बनाने पे आइसोथर्मल और आइसेंट्रॉपिक का पीवी डायग्राम एक समान लगता है, लेकिन जो आइसेंट्रॉपिक होता है उसका स्लोप ज्यादा होता है। जो सबको एक साथ हमने बनाया था, सबको एक साथ ऐसे हमने बनाया था। इस पे P बराबर कांस्टेंट मिलेगा, सॉरी इस वाली रेखा पे P बराबर कांस्टेंट मिलेगा, इस वाली रेखा पे V बराबर कांस्टेंट मिलता है। तो ये एक लाइन ऐसे थी, फिर ऐसे था, ऐसे था, ऐसे मैंने बनाया था। ये क्या था, ये था, हम इक्वेशन पढ़े हैं पी वी पे घाते n बराबर 0 बराबर कांस्टेंट। तो जब पी वी पे n बराबर 0 रखेंगे तो ये कांस्टेंट, तो यानी कि यहाँ से P बराबर कांस्टेंट, तो ये P बराबर कांस्टेंट के लिए था, यानी आइसोबैरिक के लिए था। ये किसके लिए होता है, ये होता है T बराबर कांस्टेंट, आइसोथर्मल के लिए होता है। और ये वाला जो होता है S बराबर कांस्टेंट होता है, ये होता है पी वी पे घात n बराबर कांस्टेंट। ये आइसोथर्मल और आइसेंट्रॉपिक के बीच में आता है। और ये क्या होता है, ये V बराबर कांस्टेंट के लिए आपका आता है। तो ये हमने बताया था, सबको एक साथ लिख करके बताया था कि ये वाला P बराबर कांस्टेंट, अगर इसके लिए बात करेंगे कंप्रेशन के लिए तो ऐसे जाएगा, और ये वाला कंप्रेशन के लिए बीच में रहेगा, ये वाला इसके किनारे ऐसे रहेगा, कंप्रेशन में भी ऐसे ही जाएगा। तो कंप्रेशन में अगर बात करेंगे तो ये वाला होगा T बराबर कांस्टेंट कंप्रेशन में। ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला आपका होगा PV पे घाते n इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाला आपका क्या होगा, ये वाला आपका होगा S बराबर कांस्टेंट, और ये वाला क्या होगा, V बराबर कांस्टेंट। ये कंप्रेशन में तो स्लोप देखिए, यही तो स्लोप होता है। ये आप एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है। तो इसमें देखेंगे तो S बराबर कांस्टेंट वाला ये और T बराबर कांस्टेंट वाला ये, मतलब जो खड़ा है आपका, ये कंप्रेशन वाले दिखाए गए। इस एक्सिस में जो दिखाया गया, थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाया गया है, ये कंप्रेशन वाला है। सॉरी, सेकंड में जो दिखाया गया, सेकंड क्वाड्रेंट में जो दिखाया गया कंप्रेशन वाला है। ये फोर्थ में जो सब आ रहा है ये एक्सपेंशन वाला है। फोर्थ वाले में क्या है, एक्सपेंशन वाला है। तो इसमें देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आइसेंट्रॉपिक वाले का स्लोप ज्यादा है, आइसोथर्मल वाले का स्लोप कम है। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिलेबस वगैरह में सारी चीजें नहीं है तो नहीं करवा रहा हूँ प्रूफ वगैरह। इसका प्रूफ भी होता है, स्लोप का डेरिवेशन भी होता है कि दोनों के लिए स्लोप की वैल्यू क्या होती है, उसका डेरिवेशन भी होता है। तो क्लियर है। तो इसी वजह से ये वाला इसका स्लोप कम रखा गया है और आइसेंट्रॉपिक वाले का स्लोप ज्यादा रखा गया है पीवी डायग्राम पे, पीवी डायग्राम पे। क्लियर है, ये सारी चीजें पहले बताई गई हैं, नहीं होगा तो एक बार फिर से रिकॉलोगे। इस वाले एक्सिस पे P बराबर कांस्टेंट है हर जगह, इस वाले एक्सिस पे क्या है, V बराबर कांस्टेंट। मतलब ये P बराबर कांस्टेंट वाली लाइन है, ये V बराबर कांस्टेंट वाली लाइन है। या इस एक्सिस पे प्रेशर को दिखाया जा रहा है, ऐसा समझिए इस एक्सिस पे प्रेशर को दिखाया जा रहा है, और इस एक्सिस पे किसको दिखाया रहा है, इस एक्सिस पे कांस्टेंट ने कहिए वॉल्यूम को दिखाया जा रहा है। इस पे प्रेशर को दिखाया जा रहा है,
इस पे वॉल्यूम को दिखाया जा रहा है, पीवी डायग्राम जो आप लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 1 से 2 क्या, 1 से 2 आपका क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो 1 से 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन आपका ये दिख रहा होगा। तो 1 से 2 इसमें कैसे जाएगा, 1 से 2 जाएगा इसमें आइसोथर्मल वाला, ऐसे सीधे सीधे जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी। फिर 2 से 3 क्या होगा, आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन है। आइसेंट्रॉपिक वाला कैसे आएगा, 2 से 3 ऐसे आएगा। फिर यहाँ पे 3 से 4 कैसे जाएगा, 3 से 4 फिर क्या होगा, आइसोथर्मल मिलेगा। फिर यहाँ से 3 4 क्या हो गया, आइसोथर्मल हो गया। फिर 4 से 1 क्या होगा, आइसेंट्रॉपिक। तो पहले 1 से 2 2 से 3 एक्सपेंशन प्रोसेस है, और 3 से 4 3 से 4 और 4 से क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 के दौरान पहले क्या, 1 से 2 के दौरान क्यू ऐड किया गया था, क्यू ए। और 3 से 4 के दौरान हमने बताया था ना, 3 से 4 के दौरान पहले क्या हुआ, पहले चिमटा लगाया गया। तो क्या हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन हुआ। पहला दूसरा ये हो गया। फिर तीसरे वाले के दौरान फिर क्या किया, फिर बर्फ लगाया गया। तीसरे वाले के दौरान बर्फ लगाया गया, तो उस दौरान क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, फिर आपका आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे 3 से 4 में क्या हो रहा है, 3 से 4 में आपका क्यू आर, जब बर्फ लगाया जाएगा तभी क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगी। और फिर ये 4 से 1 हो गया, 4 से 1 क्या होगा आपका, आइसेंट्रॉपिक होगा, आइसेंट्रॉपिक होगा। और वही चीज यहाँ पे भी दिखाया गया, क्यू ए किसमें दिखाया गया रहा है, 1 2 में, और क्यू आर किसमें दिखाया जा रहा है, 3 4 में। 1 2 में हीट ऐड हो रहा है, और 3 4 में हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, 1 और 4 पॉइंट की एंट्रॉपी एक समान होगी, तो S1 बराबर S4 लिखा हुआ है। और 2 और 3 पे एंट्रॉपी एक समान होगी, तो S2 बराबर S3 लिखा गया। इसको ध्यान से देखिए। हम लोग जानते हैं ds बराबर चेंज इन एंट्रॉपी का फार्मूला, ds बराबर डेल क्यू बाई टी हम लोग जानते हैं, वहां से डेल क्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्रोसेस 1 2 के दौरान हीट मिलता है, या 3 4 के दौरान हीट रिजेक्ट होता है। हम जानते हैं कि ds बराबर डेल क्यू बाई टी, तो डेल क्यू बराबर ds गुणे टी हो जाएगा। तो यहाँ से QA क्या हो जाएगा, हीट एडेड क्या होगा, ds गुणे टी। ए के दौरान क्या हो रहा है, ए के दौरान एंट्रॉपी में परिवर्तन क्या होगा, S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 होगा। और टेम्परेचर क्या होगा इस दौरान, TH। हमने हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर लेकर के चल रहे हैं, आप T1 और T2 भी ले सकते हैं। TH को T1 कह सकते हैं, और TL को T2 कह सकते हैं। तो बुक वगैरह में हो सकता है आपका T1 T2 के टर्म में दिया हुआ हो, लेकिन TH TL के टर्म में याद करने पे आता है कि आपका न्यूमेरिकल वगैरह लगाने पे फार्मूले में कंफ्यूजन पैदा नहीं होता है। तो TH TL लेने पे ये फायदा मिलेगा, आगे बताएंगे कैसे। तो ds बराबर डेल क्यू बराबर ds गुणे टी। ds का मान हो गया S2 माइनस S1, ज्यादा वाले में से कम वाला, अंतिम में से प्रारंभिक वाला घटाएंगे, और टेम्परेचर कितना है, TH है। और ऐसे ही QR क्या होगा, QR इस दौरान क्या होगा, S3 माइनस S4, क्योंकि 3 पे एंट्रॉपी ज्यादा है, 4 पे कम है, तो हो जाएगा S3 माइनस S4, और गुणे क्या हो जाएगा, TL हो जाएगा ds का मान। अब फिर QR क्या आ गया, S3 का मान जो है S2 के बराबर है, और S4 S1 के बराबर है। चूंकि हमको इसके टर्म में बदलना था जिससे कट जाए आगे चल के, तो ये भी हो गया S2 माइनस S1 इंटू TL आ गया। अब हम लोग जानते हैं आगे देखिए, इफिशियंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट एनर्जी बटे इनपुट एनर्जी। हम लोग जानते हैं क्या, इफिशियंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट एनर्जी बटे इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी बटे इनपुट एनर्जी। ये हमारा फार्मूला हम लोग जानते हैं। बराबर आउटपुट क्या होगा, आउटपुट आपका है, देखिए क्यू ए हमने दिया, क्यू आर रिजेक्ट हो गया, तो जो बचेगा बीच में वही तो होगा, जो बचेगा बीच में यही तो होगा वर्क। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, क्यू ए माइनस क्यू आर, और बटे इनपुट क्या होगा, क्यू ए होगा। तो बराबर हो जाएगा क्यू ए बटे क्यू ए माइनस क्यू आर बटे क्यू ए। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू ए, ये तो आपका आ गया। तो अब यहां से इफिशियंसी बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर का मान रख दीजिए, क्यू आर का मान क्या है, S2 माइनस S1, अच्छा ये लिखेंगे ना, 1 माइनस
S2 माइनस S1 और इंटू क्या हो जाएगा, QR का मान है TL है, इसमें TL आया है, और यहाँ पे हो जाएगा S2 माइनस S1 और इंटू किया TH। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से, इफिशियंसी बराबर 1 माइनस TL अपान TH, 1 माइनस TL अपान TH। तो यही आपका क्या हो गया, इफिशियंसी का फार्मूला हो गया 1 माइनस TL अपान TH। अब यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना, देखिए इसका मान हमेशा 1 से कम होगा, 1 माइनस TL अपान TH। अगर इसका मान, अगर आपने गलती से ऐसे लिख दिया 1 माइनस TH अपान TL, तो इसकी वैल्यू ज्यादा, इसकी वैल्यू कम, तो ये निगेटिव में आ जाएगा, और इफिशियंसी कभी भी निगेटिव में नहीं होता, किसी भी मशीन की दक्षता निगेटिव में नहीं होती। इस नाते TL ऊपर रहेगा और TH नीचे रहेगा। तो दो फार्मूले हो गए इफिशियंसी के, क्या 1 माइनस QR/QA एक फार्मूला, और एक फार्मूला 1 माइनस TL बाई TH, ये फार्मूला। तो जो भी डाटा दिया रहेगा QR/QA के टर्म में दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, और TL/TH के टर्म में दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगा करके कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा तो लगा सकते हैं आसानी से। अब बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक आपका है उष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। होता क्या है, इस नियम के अनुसार परम शून्य तापमान पर किसी सिस्टम की एंट्रॉपी क्या होती है, शून्य होती है। इस नियम के अनुसार परम शून्य तापमान पर किसी सिस्टम की एंट्रॉपी क्या होती है, शून्य होती है। और शून्य एंट्रॉपी का अर्थ है, मतलब इसका मतलब ये है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस एक्चुअल होता है, लेकिन हम लोग जनरली लेते कितना है, 273 मान लेते हैं। यह क्या होता है, 0 केल्विन। मतलब इस तापमान पर अगर किसी वस्तु को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक ठंडा कर दिया जाए ना, तो उसकी एंट्रॉपी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो इस नियम के अनुसार परम शून्य तापमान पर, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी सिस्टम की एंट्रॉपी क्या होती है, शून्य होती है। शून्य एंट्रॉपी का अर्थ है कि सभी आणविक, परमाणु, इलेक्ट्रॉनिक विकारों का अभाव, यानी कि जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ठंडा कर देंगे ना, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वास्तविक व्यवहार में शून्य निरपेक्ष तापमान पर डेटा प्राप्त करना संभव नहीं है। पहली बात तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर प्राप्त करना ही संभव नहीं होता है, और उस पर डेटा प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। एंट्रॉपी में परिवर्तन की गणना या तो दो ज्ञात अवस्थाओं के बीच की जाती है, दो नोन पॉइंट हो उसके बीच में एंट्रॉपी में परिवर्तन की गणना की जाती है, या कुछ सुविधाजनक बिंदु का चयन करके जिस पर एंट्रॉपी को एक स्वैच्छिक मान दिया जाता है। भाप के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर एंट्रॉपी शून्य होता है, और अमोनियम, फ्रियान आदि के लिए -40 डिग्री सेल्सियस पे एंट्रॉपी का मान क्या होता है, आपका शून्य होता है। ये आपका क्या था, ये आपका था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आपको लिख देना है, बस स्टेटमेंट पूछेगा तो इसी को आपको अपनी भाषा में बना करके लिख देना रहेगा। इसके अलावा देखिए, इस चैप्टर में एक टर्म था, टॉपिक था एंट्रॉपी। एंट्रॉपी था, इसको हमने थर्ड में करवा दिया है, थर्ड चैप्टर में करवा दिया है। एंट्रॉपी में परिवर्तन भी थर्ड चैप्टर में हो गया, अलग अलग प्रोसेस के लिए एंट्रॉपी में परिवर्तन क्या था वो भी हमने वहां पे करवा दिया है। किन्हीं दो बिंदुओं के लिए एंट्रॉपी में परिवर्तन का फार्मूला वगैरह होता है, लेकिन वो आप लोगों के लेवल की चीजें नहीं, एडवांस लेवल की चीजें हैं, और जो है कंपटीशन में भी वो चीजें नहीं आती हैं। इस वजह से और कि प्रूव करना हो कि एंट्रॉपी आपका पथ फंक्शन है कि पॉइंट फंक्शन, मतलब एंट्रॉपी आपकी प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी नहीं है, ये सारी चीजें भी होती हैं। खैर आपके सिलेबस में प्रूव करने के लिए नहीं है एंट्रॉपी प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चैप्टर यहीं पे जो है समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग में मिलते हैं नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।